हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर GS3 का टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो हम पढ़ेंगे मीन्स पर्सपेक्टिव से कि क्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, व्हाट इज़ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है। सो लेट्स बिगिन। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो इसके बारे में पढ़ना है। और ये GS3 का टॉपिक है, GS3 का। तो इसके बारे में इसको क्या नाम है पढ़ा जाए। सबसे पहले जो वर्ड है फूड प्रोसेसिंग, तो फूड को प्रोसेस करना। प्रोसेस का क्या मतलब, इसकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज किया जाता है। ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म है उसको चेंज कर दिया आपने, तो ये है फूड प्रोसेसिंग में आएगा। फूड, अब इसमें कैसे फॉर्म चेंज होता है। कोई रॉ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, कोई भी रॉ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लीजिए, उसको चेंज करिए। कैसे चेंज करना है, कोई भी कंज्यूमेबल फूड आइटम्स में वैल्यू एडिशन करके, मिर्च मसाला डाल के और ये सब सारी चीज़ें करके, तो वो होता है फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, उसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग है। प्राइमरी प्रोसेसिंग होती है जस्ट क्लीनिंग इट, मिलिंग द रॉ फूड आइटम। ठीक है, उसका जैसे धान है, गेहूँ है, उसके छिलके उलके उतारना, थोड़ा उसको बीज अलग करना, तो ये सब फूड प्रोसेसिंग में आएगा, वो प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग होगी। तो रॉ एग्रीकल्चरल जो भी प्रोडक्ट है उसको क्या बनाना, एक कंज्यूमेबल फूड आइटम में, कंज्यूमेबल फूड आइटम, कोई भी कंज्यूमेबल फूड आइटम में आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये एक रॉ प्रोडक्ट है, कंज्यूमेबल फूड आइटम में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे होता है, कुछ फिजिकल प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं, जैसे धान को अलग करना चावल से, या कोई अगर गेहूँ है, मान लो दिस इज़ वीट, इसको ग्राइंड कर दिया, ग्राइंड करके आटा बन गया, एक आटा बन गया, तो क्या हो गया, दैट इज़ द फिजिकल प्रोसेस। देन यू हैव मैकेनिकल प्रोसेस, सिमिलरली इट इज़ द केमिकल प्रोसेस। ठीक है, केमिकल प्रोसेस। तो ये सब सारी चीज़ों से जो है एक जो एग्रीकल्चरल रॉ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमेबल फूड में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आती हैं इसमें। चलिए आइए और आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये 3 प्रोसेस यूज़ किया जाता है। फूड, जाहिर सी बात है कि आपको कोई ऐसे सॉस बनाना है तो उसमें कुछ केमिकल प्रोसेस यूज़ होगा, तेल निकलवाना है तो कुछ केमिकल प्रोसेस यूज़ होगा। ठीक है, तो सॉस बना रहे हैं आप, या कोई भी आप, जैसे ब्रेड है तो ब्रेड को कन्वर्ट कर दिया, बेकरी में आपने केक बना दिया, तो भी तो प्रोसेस्ड फूड है। तो ये सब सारे प्रोसेस यूज़ होते हैं। जैसे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जो प्रोडक्ट आपने बनाया उसकी शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ कर दी जाए, उसकी शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ कर दी जाए। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेबल हो जाए, सेफ्टी इंश्योर किया जाए। आप कोई कैंड फूड दे रहे हैं, या जैसे कोई चीनी है, चीनी से आपने टॉफ़ी बना ली, तो ये प्रोसेस्ड फूड हुआ कि नहीं। कैंडी बना लिया, प्रोसेस्ड फूड हुआ कि नहीं। आपने गुड़ लिया, यहाँ गुड़ लिया, ठीक है, जैगरी आपने इस्तेमाल किया, अब इससे आपने बहुत सारी चीज़ें बना ली जैगरी यूज़ करके, कोई चॉकलेट बना ली, कुछ भी बना लिया, तो आप इसको शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ करते हो, आप इसकी जो है प्रोसेसिंग करते हो। तो जैसे आलू है, आलू का चिप्स बनता है, मसाला वसाला डाला जाता है, इसको ड्राई किया जाता है, तो प्रोसेसेस और इन्वॉल्व, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। वैल्यू एडिशन मतलब कुछ और चीज़ उसको बना करके आप टेस्टी बना दे रहे हो प्रोडक्ट को। तो ये जैसे अब यहाँ पे हम जो स्टडी कर रहे हैं, तो उसे प्रोसेसिंग कितनी तरह की होती है, ये वाली चीज़ें देखते हैं कि प्रोसेसिंग कितनी तरह की है, क्या है। तो टाइप में अगर पहले प्राइमरी प्रोसेसिंग आएगी, तो प्राइमरी प्रोसेसिंग क्या आएगी, जैसे आपने ग्रेन ले लिया, फूड ग्रेन है, नट्स है, वेजिटेबल है, तो उसको क्लीन करना। ठीक है, क्लीन करना, क्लीनिंग होती है। ग्रेडिंग इज़ देयर, ग्रेडिंग, उसको पैकिंग होती है, पैकिंग चलिए बाद में। मिलिंग होती है, उसको मिलिंग मतलब क्या हुआ, जैसे गेहूँ है, वीट को उसको जो दाने वाने उसको अलग करना पूरे उसके पेड़ से, तो ये मिलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये मिलिंग हो गई। पीटते पाटते ना, देखा धान को पीटा जाता है तो चावल निकल जाता है, तो ये मिलिंग हो गई। इट इन्वॉल्व्स अ फिजिकल प्रोसेस, तो ये सब सारी हो जाएगी। सेकेंडरी प्रोसेस आएगा इसमें। सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होगा, सेकेंडरी प्रोसेस में क्या है, सेकेंडरी में है कि जो भी कुछ रॉ इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं फूड प्रोडक्ट में। ठीक है, जैसे ब्रेड है, सॉस है, स्नैक है। नॉर्मल आपने आटा लिया या मैदा ले लिया, आटा ले लिया, अब आटे की ब्रेड बनाना है तो कुछ क्या डाला इसमें, अब इसको थोड़ा ईस्ट यूज़ किया जाता है, और भी कुछ आइटम्स, मिल्क डाला जाता है, तो एक ब्रेड बन जाती है। तो आटे से ये ब्रेड बन गई, मान लो आटे की ब्रेड बन गई। ठीक है, मैदे की नहीं है, मान लो मैदे की है तो वो अलग हो गया। इसमें कुछ चीज़ें डाल करके, जैसे टमाटर है, टमाटर को फिर कैसे आपने ग्रेडिंग करके तोड़ ताड़ के यहाँ ले आए और सॉस बना रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये सब सेकेंडरी प्रोसेसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब सेकेंडरी प्रोसेसिंग में आएगा। आटा है, टमाटर है। देन यू हैव अ टर्शरी प्रोसेसिंग। अब इसमें क्या होता है, टर्शरी प्रोसेसिंग में फर्दर और इस प्रोडक्ट सेकेंडरी प्रोसेस
जो सेकेंडरी के बाद जो है ये टर्शरी आ जाता है। और प्रोसेस करते हैं, पैकेजिंग हो जाती है, इसकी पैकेजिंग करना, ठीक है, और कुछ वैल्यू एडिशन करना है इसमें, ठीक है, और ऐसे इस तरह का फूड बनाना। तो ये सब सारी, जैसे क्या नाम है, आपने कुछ क्या नाम है, मान लीजिए आपने फ्रोज़ कर दिया प्रोडक्ट को, तो कोई भी फ्रोज़न फॉर्म में आपने पीस रख दिया, ठीक है, टर्शरी हो जाएगा। या कोई प्रोडक्ट बनाया है जो कि सेकेंडरी प्रोसेसिंग हो चुकी है, अब उसको फ्रीज़ कर दिया आपने, तो ये फ्रीज़ वाला जो आ जाएगा ये टर्शरी प्रोसेसिंग में आ जाएगा। जैसे आपको समोसे मिलते हैं ऑनलाइन, आप आजकल हल्दीराम का समोसा चल रहा है अलग कंपनी का, उसको फ्रोज़न किया जाता है, ठीक है, उसको पैकिंग फ्रीजिंग की जाती है, तो ये क्या आ गया, ये टर्शरी प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो प्रोसेसिंग में बता रहा हूँ होता क्या है। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, इट इज़ अ वाइटल पिलर, ठीक है, इट इज़ अ वाइटल लिंकेज, ये सब आंसर में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वाइटल लिंकेज, इट इज़ अ वाइटल लिंकेज, किस तरीके का वाइटल लिंकेज है, इट इज़ अ वाइटल लिंकेज बिटवीन, किसके बीच में, दो इकोनॉमी के पिलर से, मान लीजिए एग्रीकल्चर को लिंक करता है इंडस्ट्री से, बिकॉज दे इज़ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। कौन सी इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, फूड प्रोसेसिंग की, और ये फूड प्रोसेस करेगा जब एग्रीकल्चर से इसको फूड मिलेगा। रॉ मटेरियल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए यहाँ पे रॉ मटेरियल, तो ये फूड एक कंटिन्यूस सप्लाई होगी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, इट इज़ द वाइटल लिंक, इसीलिए कहा जाता है इट इज़ अ वाइटल लिंक, ठीक है, बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और इसके बारे में देखते हैं इससे क्या क्या कुछ फ़ायदे हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे पहले तो देखिए कैसे काम करती है, एक फॉरवर्ड लिंकेज होता है यहाँ पे, एक बैकवर्ड लिंकेज होता है। जैसे आपको बता रहे हैं क्या है, मान लो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, दिस इज़ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे बैकवर्ड लिंकेज क्या आ जाएगा, यहाँ इनको रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है भाई, रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक, रॉ मटेरियल आएगा तभी तो कुछ बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए, तो ये सब क्या हो गई, ये सब सारी चीज़ें क्यों हो गई, ये बैकवर्ड लिंकेज में आएंगी, किस में आ जाएंगी, दीज आर ऑल बैकवर्ड लिंकेज, ठीक है। और इसमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना, तो जो भी रॉ मटेरियल है उसको यहाँ पे ले जाना, तो ये सब क्या है, बैकवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड लिंकेज क्या है भाई, इनको मार्केट सप्लाई प्रोवाइड करना है, या हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए जा रहा है, या आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, या इसको फर्दर वैल्यू एडिशन करना है कहीं पे, ठीक है। तो ये सब क्या आ जाएगा आपका, ये सब फॉरवर्ड लिंकेज में आएगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं, दिस विल बी द फॉरवर्ड लिंकेज, ठीक है। फॉरवर्ड लिंकेज मतलब आगे आपने प्रोसेस कर लिया फूड को, अब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, भेज रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। पीछे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए, बैकवर्ड लिंकेज में क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, और भी मेंटेनेंस चाहिए, जो भी इस इंडस्ट्री को मेंटेन करने के लिए चाहिए, बिजली है, और भी। और देखिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो इसमें वर्कर्स भी चाहिए होंगे, ठीक है, वर्कर्स चाहिए हो, इसको भी आप बैकवर्ड लिंकेज में ले लो, वर्कर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए होंगे कुछ, ठीक है, जो रिसर्चर्स होंगे जो फूड पे इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाएंगे फूड को, ये भी तो बैकवर्ड लिंकेज ही होगा, ठीक है। लैब, इसमें लैब के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, ये सब सारी चीज़ें जो चाहिए, ये सब क्या है, बैकवर्ड लिंकेज हो गई, ठीक है। पर ये वाली जो होंगी ये फिक्स है। देखिए रॉ मटेरियल तो बार बार लेना पड़ेगा, आप स्टोर कितना ही करोगे लंबा, आपने स्किल ले लिया है तो परमानेंट हो जाएगी, लैब बना लिया एक बार, पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंटिन्यूस हो गई, रॉ मटेरियल सप्लाई कंटिन्यूस हो गई, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज है, ठीक। इसके आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा देखिए क्या क्या प्रॉफिट्स हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों सिग्निफिकेंस है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, ये ज़रूर आप कर लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा आपके, सिग्निफिकेंस क्या है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस में। तो फूड वेस्टेज कम होगा, मान लो किसी साल बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्ट बना तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में चला जाएगा। जैसे इस साल स्पेशली फ्रॉम यूपी टोमेटो जो है बहुत सस्ता हो गया और बर्बाद हो गए, तो अगर ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यूपी में होती सॉस की बहुत ढेर सारी, तो यहाँ पे यूटिलाइज़ हो जाता, ठीक है। तो एक फूड वेस्टेज से बचाना होता है। यूएन का एक एस्टीमेट है कि 1/3 फूड वेस्ट होता है ग्लोबली, तो यूएन का एक एस्टीमेट है दैट 1/3 इज़ फूड वेस्टेज ग्लोबली 1/3। ये सब आंसर में आप लिख सकते हैं एज इट इज़, ठीक है। दूसरा क्या है, मेल न्यूट्रिशन, फूड फोर्टिफिकेशन किया जाता है, फूड फोर्टिफिकेशन, इसमें आर्टिफिशियली मिनरल्स ऐड किए जाते हैं, विटामिन ऐड किया जाते हैं, यू ऐड द विटामिन्स, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स और ये सब सारी चीज़ें, मिनरल्स डाल दिया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ों से क्या हुआ, फूड फोर्टिफिकेशन। सो फ्रेंड्स यहाँ पे फूड फोर्टिफिकेशन हुआ, क्या हुआ यहाँ पे, फूड का फोर्टिफिकेशन,
विटामिन्स डाला गया, एसेंशियल रिक्वायर्ड मिनरल्स डाला गया। तो जब अनाज में, किसी प्रोसेस फूड में, तो मेल न्यूट्रिशन की कमी जो है डिक्रीज़ हुई। अच्छा, अगला देखा जाए फूड प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन, स्टोर किया जा रहा है, फूड को प्रिजर्व किया जा रहा है। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होती है। व्हाट आर द टेक्निक्स दैट इज़ यूज? फ्रीज़ कर दिया जाता है, कैंड कर दिया जाता है, तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या, सॉरी स्पेलिंग कैंड की गलत होगी, तो ड्यूरेबिलिटी, लॉन्गर लाइफ हो जाती है इसकी, ठीक है। तो इससे फूड सिक्योरिटी इन अ रिस्पॉन्स, एक तरह की फूड सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो इन द लॉन्ग रन, थोड़ा बहुत जो भी, ठीक है। तो स्पॉयलेज से बचाता है। प्रिजर्व से क्या होता है? स्पॉयलेज, जो स्पॉयलेज है वो नहीं हो पाता, ठीक है, ख़राब नहीं होगी चीज़ें। तो फूड, तो पीरियड एक्सटेंड हो गया। बैक्टीरियल पेस्ट से आप प्रिजर्व कर रहे हो, तो प्रिवेंट बैक्टीरिया, प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरियल अटैक। कोई भी बैक्टीरियल अटैक है, ठीक है, इंडिया का जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट है ना, वहाँ बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, तो प्रिवेंट बैक्टीरियल अटैक, ठीक है। ये सब सारा काम है। और भी सिग्निफिकेंस है, लेट्स सी इट ऑन द नेक्स्ट पेज। आप प्ले स्पीड सर बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, तो प्ले स्पीड इंक्रीज़ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, लेट्स बिगिन। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस थी ना, वी वर डीलिंग विद सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, ठीक है। चलिए, तो सिग्निफिकेंस में और क्या है? प्रिजर्वेशन हो गया, इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। फूड इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ठीक है, तो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेगी? वेरियस स्किल सेट के लोग चाहिए होंगे जो फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हैं, प्लस फूड डिलीवरी में इन्वॉल्व हैं, फूड पैकेजिंग में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीज़ों में, तो स्किल जनरेट होगा। देखिए, रिसर्चर्स चाहिए होते हैं फूड प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है, तो रिसर्चर्स की, साइंटिस्ट है, लैब चाहिए होती है, कैसे कुछ टेस्टिंग करिए वहाँ पे, प्लस और भी कर्मचारी चाहिए होते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा कि नहीं भाई? अगर और ये फूड सप्लाई होती रही, फूड प्रोसेसिंग अच्छी चली और फूड प्रोसेसिंग ग्रो होती रही, तो इन लोगों को कंटिन्यूसली काम मिलता रहेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट रहेगी। इन लोग की जो जॉब है, देयर विल बी जॉब सिक्योरिटी टू दीज एम्प्लॉयज़, जॉब सिक्योरिटी भी रहेगी अगर कंटिन्यूस फूड प्रोसेसिंग फ्लरिश करता रहे, क्योंकि इंसान है, हमेशा भूख लगेगी, पेट कभी नहीं भरता, तो भूख तो लगती ही रहती है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ये सब सारी चीज़ें आ गई इससे। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट क्या है? दूसरा है फूड सेफ्टी की, तो बात करनी है। फार्मर्स को एक फिक्स्ड इनकम मिलेगी, इंक्रीज्ड इनकम ऑफ फार्मर्स, इंक्रीज्ड इनकम ऑफ फार्मर्स, या एक फिक्स्ड इनकम, रेगुलर इनकम होगी फार्मर्स की, कि कभी चलो मार्केट देखा, कुछ हुआ, अप्स एंड डाउन्स हुए, तो एक फिक्स इनकम मिलती रहेगी और इनकी इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है। फूड सेफ्टी हो गया। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इट विल प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट बढ़ेगा तो क्रॉप्स, डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स जो हैं आप उसको डाइवर्सिफाई करोगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, ठीक। तो इस क्या प्रमोट होगा? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग सब्जियां हैं, रॉ मटेरियल्स, इनको प्रोसेस किया जाएगा। इवन जो मरीन प्रोडक्ट्स होते हैं या फिशरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको भी प्रोसेस करके एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट है। द मरीन प्रोडक्ट्स, दे आर ऑल्सो फ्रोज, दे आर प्रोसेस्ड एंड दे आर फ्रोजन एंड दे आर एक्सपोर्टेड, उनको फिर एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर कंट्री से, बिकॉज द मरीन प्रोडक्ट्स की इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। देखिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और भी कंट्रीज़ में बहुत अच्छी डेवलप्ड है इन कंपेरिजन टू अस। तो देखते हैं कुछ इवोल्यूशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो इवोल्यूशन देखा जाए थोड़ा सा इसका, इवोल्यूशन में क्या है देखिए, यहाँ पे ये है कि इंडस्ट्री सेक्टर जो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था 1960s में। 1960s आया तो दे आर मोर फोकस्ड, किस में फोकस था? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस था। जबकि उस समय पे हमारा जो जीडीपी था वो 48% आ रहा था एग्रीकल्चर से, तो 48% वो जीडीपी 50 से 51 देखा जाए, 1950 से 51, तो जो हमारा जीडीपी आ रहा था वो 48% जीडीपी था फ्रॉम द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या फ्रॉम एग्रीकल्चर, बट द फोकस वॉन ऑन इज कैपिटल गुड्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। तो हुआ क्या कि जब 1960s का दौर आया, 1960s का दौर आया तो क्या हुआ, जब 1960s का दौर आया तो जीडीपी ग्रोथ जो थी वो 5% एक्सपेक्ट की गई थी, बट ये निकली 3.9%, तो ये तो कम हो गई।
ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ने लगी, इसके साथ पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगी और ये इसकी जो ग्रोथ थी वो 2.3% हो गई, माना जा रहा था 1.4% होगी। तो यहाँ क्या दो चीज़ें आई, एक तो यहाँ 1.4 से 2.3% हो गई पॉपुलेशन ग्रोथ, दूसरा जो नॉर्मल इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 5% से डिक्रीज़ हो गई और 3.9% हो गई। एक्सपेक्ट किया गया था इतना। अब कैसे मीट करोगे, इस इकोनॉमी तो डिक्रीज़ कर रही, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, तो उनकी डिमांड्स, तो हाउ विल यू विल मीट द डिमांड्स ऑफ दिस पॉपुलेशन। तो इस पॉपुलेशन की डिमांड को कैसे आप मीट करोगे, आप थोड़ा प्लेस पे टेस्ट करके देखना, ठीक है। इससे क्या हुआ, फूड सिक्योरिटी इश्यूज़ आ गए, फूड सिक्योरिटी इश्यूज़। इश्यूज़ क्या है यहाँ पे, फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ आ गए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें थी और ये कंडीशन वर्सन ही अब वर्सन होने लगी। अब क्या हुआ 60s से 90s में क्या हुआ, अब जब 60s से 90s का दौर आया तो हमने फोकस करने लगे, हम 60s से 90s के दौर में वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन किस पे, फूड सफिशियंसी, सेल्फ सफिशियंसी इन फूड। सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, सेल्फ सफिशियंसी, सेल्फ सफिशियंसी, सेल्फ सफिशियंसी इन फूड, ठीक है। तो ये हमारी पॉलिसी थोड़ी सी यहाँ पे चेंज हो गई, ठीक है। हम इस पे दे और चाहते थे कि अफोर्डेबल प्राइस से पे लोगों को अनाज मिल जाए और फार्मर्स का भी मतलब फ़ायदा हो। तो यहाँ हम MSP हमने लागू किया, वी हैव क्या नाम है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिससे फार्मर्स की इनकम और फूड सिक्योरिटी मेंटेन हुई। देयर वाज मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाने लगा, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्टेड इन दिस पीरियड, ठीक है, जिसपे वल्नरेबल सेक्शंस को सबको एक टारगेटिंग की जाने लगी, ठीक है, टारगेटिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ठीक है। तो टारगेटिंग करने जाने लगी इंडिविजुअल्स को ऑन द बेसिस ऑफ BPL फैमिलीज एंड ऑल दैट, कि ताकि इनको जो है अनाज वनाज मिल सके। ये सब हुआ सारी चीज़ें। चलिए आइए आगे देखा जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल भी था। फिर देवर रिस्ट्रिक्शन इन एक्सपोर्ट्स, तो देवर रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स, थोड़ा सा इम्पोर्ट्स पे भी रिस्ट्रिक्शन डाला गया, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड, 1991 से फिर LPG रिफॉर्म्स हुए। अगर आप 1991 से बात किया जाए तो बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, ठीक है। LPG रिफॉर्म्स हुए, रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल, ये सब चीज़ों से इस इंडस्ट्री पे, फूड सेक्टर पे भी फ़र्क पड़ा है। रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, देन यू हैव क्या नाम है, ये सब सारी चीज़ें हैं। टैरिफ रिडक्शन हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो रिलैक्सेशन हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स पे, तो रिलैक्सेशन हुआ, रिलैक्सेशन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स, ठीक है। तो इस पर रिलैक्सेशन किया गया और लाइसेंस का जो लाइसेंस रेजीम है जो थोड़ा सा उसको ढीला किया गया, उसको ख़त्म किया गया, ठीक है। फूड पार्क्स, एक्सपोर्ट जोन्स को प्रमोट किया गया, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें थी। देन की कंक्लूज़न देखा जाए, इससे क्या हुआ कि आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब हुआ 1991 का, फिर एक क्या 100% FDI, ऑटोमेटिक रूट इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, तो 100% FDI आई फूड प्रोसेसिंग में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डाले गए, पैसा लगाया गया, ठीक है। वो सनराइज सेक्टर माना गया इसको, सनराइज सेक्टर जो एकदम ग्रो कर रहा हो, पीक पे जा रहा हो, तो वो सनराइज सेक्टर। देन स्टार्ट लेट डू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसका मतलब है लोकेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ और ये सब। तो अगर एक और डेटा देखा जाए तो लगभग 25 लाख जो हैं, लगभग 25 लाख जो फूड सेक्टर हैं, जो भी फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज़ हैं, वो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं या अनऑर्गेनाइज्ड हैं, यहाँ पे कह लीजिए अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, या दे आर अनरजिस्टर्ड, ठीक है। तो ये सब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अनरजिस्टर्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड, लगभग 25 लाख। देन व्हाट वी हैव, अब ये जो ये है, ये मोस्ट ऑफ द जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये कंट्रीब्यूट करता है टू अबाउट 74.3% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। दिस कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 4.3%, ठीक है, 4.3% ऑफ एम्प्लॉयमेंट मोस्टली इसी सेक्टर में है, ठीक है। और ये सब सारी चीज़ें हैं और ज़्यादातर इसकी यूनिट्स जो हैं 60%, 66% यूनिट्स हैं वो लोकल एरियाज़ में, ठीक है। तो 66% यूनिट्स आर लोकल एरियाज़, जो इसकी यूनिट्स हैं, ठीक। ऑर्गेनाइज सेक्टर की लगभग
40,000 यूनिट्स हैं, जो 93% और प्लांट और मशीनरी जो इस सेक्टर में है वैल्यू के टर्म्स में। तो वैल्यू के टर्म्स में जो प्लांट मशीनरी जो है 93% प्लांट मशीनरी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये 26% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और 90% आउटपुट और 72% ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इट अकाउंट्स फॉर 93% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन द सेक्टर। जो भी प्लांट और मशीनरी सेक्टर में लगी अच्छी अच्छी, तो 93% ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। इसमें इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्लांट एंड मशीनरी 93% और ये 26% एम्प्लॉयमेंट देता है। कितना एम्प्लॉयमेंट देता है? 26% एम्प्लॉयमेंट देता है। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये 74% है ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, बट 66% है, बट द मशीनरीज विच आर इन्वॉल्व या 93% में है, जो कि 26% यहाँ पे 26% एम्प्लॉयमेंट दे रहा है टू 93% ऑफ मशीनरीज जो लगी हुई हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लगी हुई हैं। बस इतना ही आप जानिए, बाकी थोड़ा और कुछ टॉपिक देखते हैं। चलिए, सप्लाई चेन है इसकी, फार्मर से वो हमने बैकवर्ड फॉरवर्ड लिखने जो आपको बताया हुआ है, ठीक है। अप स्ट्रीम ऑपरेशंस, डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम ऑपरेशन क्या है? कुछ अप स्ट्रीम ऑपरेशंस हैं इसके। अप स्ट्रीम ऑपरेशन में क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम ऑपरेशन में क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, ठीक है, टेक्निक्स हो, मॉडर्न टेक्निक्स, फार्मर से गुड लिंकेज हो। भाई किसान तभी तो अनाज देगा, ठीक है, अच्छी टेक्निक हो, ठीक है, ताकि क्या नाम है, एक्सट्रैक्शन किया जा सके। जो भी फूड प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल यहाँ तक पहुँच रहे हैं उनका एक्सट्रैक्शन हो सके प्रॉपरली। देन स्टोरेज हो सके इनका, स्टोरेज जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, मीट है, ग्रेन है, फिश है, जो भी रॉ मटेरियल है, सॉरी रॉ मटेरियल, क्वालिटी टेस्टिंग किया जाए, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब इसमें कुछ डाउन स्ट्रीम ऑपरेशंस हैं। डाउन स्ट्रीम ऑपरेशन, ये सब आप आंसर इस हिसाब से आए तो डाल सकते हो। डाउन स्ट्रीम ऑपरेशन में क्या हो जाएगा भाई? लेटेस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक यूज़ होगी, लेटेस्ट टेक्निक, वही चीज़ है यहाँ, प्रोसेसिंग टेक्निक यूज़ हो रही है, लेटेस्ट मशीनरीज होंगी, क्वालिटी टेस्टिंग यहाँ भी होगी, ठीक है, पर फाइनल प्रोडक्ट पे होगी। रिटेल स्टोर्स, ऑर्गेनाइज रिटेल, फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन हो इस प्रोडक्ट का, और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर्स हैं जहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को बेचा जा सके विदाउट एनी करप्शन, ठीक है। देन वर्क फोर्स इज़ नीडेड, वर्क फोर्स वहाँ भी चाहिए होती है, यहाँ भी चाहिए होती है, तो एक बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज हो गया यहाँ पे। देखिए, जैसे अप स्ट्रीम है, दिस इज़ डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब यहाँ अप स्ट्रीम मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्या हो गया अप स्ट्रीम में? क्या हो गया? ये रॉ मटेरियल हो गया, ये सप्लायर है, ये मैन्युफैक्चरर आ गए, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ देयर, देन कंज्यूमर इज़ देयर। तो ये मैन्युफैक्चरर हो गए, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये कंज्यूमर हो गए, ये सप्लायर हैं जो देंगे माल वाल, ये रॉ मटेरियल है, कोई भी अनाज हो गया, ठीक है, कोई भी अनाज हो गया, कुछ भी हो गया, फिश प्रोडक्ट हो गया, कुछ भी हो गया। दिस इज अप स्ट्रीम, दिस इज डाउन स्ट्रीम। ये बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज हमने देख लिया है, ठीक। अच्छा, लिंकेज का सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ देखते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें थी। अब ये सब सो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है। जो यहाँ का फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड या जो बैकवर्ड लिंकेज है, या बैकवर्ड जो लिंकेज है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या मुनाफे हैं, घाटे हैं, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के बारे में देखा जाए तो अगर आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के बारे में देखिएगा तो यहाँ फार्मर को क्या है, रेम्यूनरेटिव प्राइस मिल जाती है, जो चाहिए रेम्यूनरेटिव प्राइस टू फार्मर प्राइस, ठीक है, या रिटर्न मिल जाता है, ठीक है, फार्मर्स के लिए। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे ये है कि फार्मर्स को इट एनेबल्स द फार्मर, इंकरेज करता है फार्मर को, तो अप्रोप्रिएट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई करे। अप्रोप्रिएट क्वालिटी, जिसकी रॉ मटेरियल की अप्रोप्रिएट क्वालिटी सप्लाई करेगा कौन? फार्मर, ठीक है। देन व्हाट वी हैव, फिर टाइमली डिलीवरी ऑफ फूड, टाइमली
डिलीवरी, क्योंकि एक लिंकेज है प्रॉपर, तो टाइमली डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, और कंज्यूमर को सप्लाई, ये सब होता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे एक आपने पहले से ही देखिए अप स्ट्रीम है, यहाँ डाउन स्ट्रीम है, लेट मी शो, ठीक है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को प्रॉपर सप्लाई मिलती जा रही है रॉ मटेरियल की, और यहाँ प्रोसेस होकर के कंज्यूमर्स तक डिलीवरी होती जा रही है। तो देयर इज़ क्या हुआ है यहाँ पे, तो देयर इज़ अ कंटिन्यूअस सप्लाई मेंटेन्ड है, ठीक है। कंज्यूमर्स के लिए टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स होता जा रहा है, और फूड वेस्टेज और ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। रिडक्शन इन फूड वेस्टेज, जो फूड वेस्टेज है वो कम हो रहा है, लॉस कम होगा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ये यूटिलाइज हो जाएगा। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, ये कॉस्ट सेविंग है, ये सब सारी चीज़ें। चलिए आइए और भी कुछ चीज़ें देखते हैं, ठीक है। जैसे कुछ रॉबस्ट लिंकेज में कुछ चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस ऑफ रॉबस्ट लिंकेज। ये जो रॉबस्ट लिंकेज, इसका क्या चैलेंज है, चैलेंजेस, तो क्या चैलेंजेस हैं, लेट्स सी इट। जैसे सबसे पहले फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग जो है, फ्रेगमेंटेड मीन्स इट्स मोस्टली स्मॉलर इन साइज, ठीक है। इससे क्या होगा, रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल लाइक फॉर एग्जांपल टोमेटो या वीट हो गया, या कोई प्रोडक्ट हो गया, तो रॉ मटेरियल जो है लेसर नंबर में अवेलेबल होगा, रॉ मटेरियल लेसर अवेलेबल, ठीक है, और इन फ्रेगमेंटेड फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि मान लो एक बड़ी लैंड होल्डिंग, एक छोटी ढेर सारी है, ठीक है, और ये एक फैक्ट्री है, इसको माल लेना है, तो यहाँ से लेने में आसानी होगी, एक जगह प्रोडक्ट ढेर सारा बना, यहाँ लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट बना, खूब ढेर सारा प्रोडक्ट है, ठीक है, अरे रॉ मटेरियल है, लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, एक ही किसान है, इससे आपने लिया मल्टीपल किसान, एक ये, सबसे आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा, या सबको आपके सबके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो बहुत सारी, तो इनको जो है कंटिन्यूअस सप्लाई में दिक्कत आएगी, कंटिन्यूअस सप्लाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें। यहाँ एक आदमी है, किसी की बड़े लैंड होल्डिंग है, ये मिल गया, ठीक है, या ऐसे खूब ढेर सारे आ गए तब भी कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं, यहाँ लैंड होल्डिंग्स कैसे हैं, छोटे लैंड होल्डिंग, छोटे, तो इससे दिक्कत आएगी, ठीक है। सबके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, सबको एक ज़रूरी नहीं है सब ज़्यादा ही दे अमाउंट, कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, टाइमली कोई डिलीवर करेगा, कोई नहीं करेगा, तो इन सबको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। तो इसीलिए जो लैंड होल्डिंग स्मॉलर जो होती है वो दिक्कत करती है। तो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, तो क्या हो गया यहाँ पे, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। देन व्हाट, तो एक फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग से देखिए कितनी सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ जाता है। दूसरा है, आप प्ले स्पीड थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा, यहाँ इसको मैं रब कर दूँ थोड़ा। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, आगे क्या आया है, दूसरा है सीजनैलिटी, ठीक है, सीजनैलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी चाहिए सीजनैलिटी, ठीक है, ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल है। क्यों सीजनैलिटी, मतलब लाइक खरीफ क्रॉप है, रबी वाले रबी सीज़न में होते हैं खरीफ, लाइक वीट इज़ अ रबी, तो इसकी हार्वेस्टिंग कब होगी, मार्च तक, ठीक है। तो ये सिर्फ अवेलेबिलिटी कहाँ है, तो वीट की अवेलेबिलिटी मार्च है, तो वीट को अगर रॉ मटेरियल पे यूज़ करना है तो मार्च में हो पाएगा, ठीक है। और अगर आपको इस रॉ मटेरियल आपको मई में चाहिए, जून में चाहिए, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, बिकॉज देयर विल बी स्टोरेज प्रॉब्लम। या तो आपके पास प्रॉपर स्टोरेज हो, तो जो भी रॉ मटेरियल इसको आपने बनाया और साल भर आपको ईयरली यूज़ करते रहो, ठीक है। इसी तरह से मान लो मेज़ है, मेज़ इज़ अ खरीफ, ठीक है, मेज़ मान लो खरीफ हो गया, तो खरीफ वाला जो है हार्वेस्टिंग में भी इसकी सितंबर अक्टूबर में हो, हार्वेस्टिंग सितंबर तक में हो, आपको चाहिए आपको जनवरी फरवरी में, मार्च में, तो यू हैव टू स्टोर इट। तो सीजनैलिटी की वजह से भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है, अलग अलग सीजन्स में होते हैं, ठीक है, नॉट थ्रू आउट द सीज़न। ईयरली अगर अवेलेबिलिटी चाहिए आपको, ठीक है, ईयरली थ्रू आउट ईयरली है, लाइक देन देयर विल बी आप ज़ैद क्रॉप्स मोस्टली, ठीक है, तो ये आप मिल सकते हैं ईयरली, बट ये सीजनैलिटी की वजह से भी दिक्कत होने लगती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक पॉइंट्स है जो आपको देखना है। देन यू हैव बहुत सारे इंटरमीडियरीज़ हैं,
लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज, ठीक है, बिचौलिए जो होते हैं, फेयर प्राइस नहीं मिल पाता इनकी वजह से, ठीक है। देन देयर इज़ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? लाइक एग्जांपल, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, माल ले जाना ले आना, माल को स्टोर करना, ठीक है, ये सब। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यू रिक्वायर अ प्रोसेसिंग के लिए कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सब सारी चीज़ें हैं। देन यू हैव, और क्या चीज़ें आ जाएंगी इसमें? देयर इज ऑल्सो सब स्टैंडर्ड। यहाँ सब स्टैंडर्ड क्या बात कर रहे हैं? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग, तो लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है, तो एक सब स्टैंडर्ड लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है, ठीक है। चलिए इसको ऐसे ही एक्सटेंशन ऐसे एक्सटेंड कर लेता हूँ। देन व्हाट वी हैव, इंफॉर्मेशन नहीं है फार्मर्स के पास, ये सब सारी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेजिस्लेशन, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेजिस्लेशन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेजिस्लेशन, ढेर सारे लॉज बने हुए हैं, तो और ये कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। देयर आर लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज, ठीक है, इन्वायरमेंटल लॉज, कि ऐसा तो नहीं है जो फूड प्रोडक्ट्स जो प्रोसेसिंग हो रही है उसका जो फूड प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा डैमेजिंग टू इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंटल लॉज, तो सबको कोप अप करना पड़ता है, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इसमें कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, डिलेज आते हैं, देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, कई बार ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स पड़ जाते हैं, पास नहीं हो रहा प्रोजेक्ट, देयर आर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एंड इट कम्स विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज में ले लो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, ठीक है, जल्दी से फाइल वाइल पास नहीं हो रही है, ठीक है, अधिकारी अड़ंगा लगा रही हैं, सब सारी चीज़। फूड टेस्टिंग नेटवर्क नहीं है, प्रॉपर फूड टेस्टिंग नेटवर्क, यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, अंडर डेवलप फूड टेस्टिंग लैब एंड नेटवर्क की ज़रूरत है, फूड टेस्टिंग नेटवर्क, तो दीज आर द चैलेंजेस जो नहीं है, ठीक है, यू हैव टू डेवलप दिस, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक। देन फर्दर विच, ये तो चैलेंजेस हो गए। देन अब हम स्टार्ट करेंगे क्या नाम है यहाँ पे कुछ स्कोप है, व्हाट इज़ द स्कोप एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड, और वी विल डील इट विद लेटर, हम बाद में इसको देखेंगे नए लेक्चर में। ओके, थैंक यू।